ये फोन आपको नहीं लेना, चाहे सेल में मिले फिर भी नहीं। और मुझे सही में समझ नहीं आ रहा कि ये 68,000 में ऐसा फोन बेच कैसे सकते हैं, क्योंकि पहले तो सिर्फ बड़े ब्रांड्स ही अपने फोन में छोटे मोटे चेंजेस करके उसको नया बना के बेच रहे थे, लेकिन अब इस लिस्ट में ओप्पो भी आ गया है। इस फोन का नाम है Reno 15 Pro और ये काफी इंटरेस्टिंग है एंड नॉट इन अ गुड वे। शुरू से बताता हूँ, देखो ओप्पो की जो रेनो सीरीज है ना वो काफी पॉपुलर है क्योंकि ये परफॉर्मेंस और कैमरा का एक सही मिक्स देते हैं, बट मेनली ये फोन्स कैमरा टारगेटेड ज्यादा रहते हैं। अब रेनो 15 सीरीज जब आई तो उसमें 3 फोन्स लॉन्च हुए, रेनो 15, 15 Pro और 15 Pro मिनी। और इसमें से जब मैंने ये 15 Pro देखा तो मुझे वही सेम नथिंग फोन 3 वाली कहानी याद आ गई। मतलब वही वाली सेम फीलिंग ये है कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया। इसको देखने के बाद मेरा रिएक्शन ये नहीं था कि फोन महंगा है, मैं ये सोच रहा था कि ये आखिर क्यों है, क्योंकि अगर आप इनके ही Find X9 को देखोगे तो वो 75,000 का है। मतलब आप सिर्फ 7,000 रुपए ऊपर देके इनके डायरेक्ट फ्लैगशिप पे जंप मार सकते हो। तो कौन कहता है सिर्फ एप्पल प्राइस लैडर यूज करता है, इन्हें भी देख लो। तो अब बेसिक सवाल यह है कि ये फोन एग्जिस्ट करता क्यों है। तो ये पता करने के लिए हम एक गेम खेलते हैं, स्पॉट द डिफरेंस। एक साइड पे Reno 14 Pro है और दूसरी साइड पे Reno 15 Pro है। मैंने दोनों की स्पेक शीट साइड बाय साइड खोल दी है। एक काम करो, डिफरेंस ढूंढो, क्योंकि प्रोसेसर देखोगे सेम है, डिस्प्ले देखोगे सेम है और बैटरी चार्जिंग भी सेम ही है। बस वो जो कैमरा सेंसर में आपको इतना बड़ा डिफरेंस दिख रहा है उसकी मैं आगे बात करता हूँ। फिलहाल इसको देख के तो यही पता चल रहा है कि Reno 14 Pro और 15 Pro जुड़वा भाई हैं जो फैक्ट्री में बिछड़ गए थे। और वो भी तो देखो कि जब हम नए मॉडल का वेट करते हैं तो हम ऑब्वियसली ये चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ तो नया मिलेगा, स्पेक्स बढ़ेंगे और यूजर एक्सपीरियंस बेटर होगा। अब माना कि Reno सीरीज को ये उतना अपडेट वैसे भी नहीं करते, हालांकि उसकी भी वजह है, उस पर भी मैं आऊंगा, बट अगर अपडेट नहीं करते तो इतने पैसे भी नहीं बढ़ाने चाहिए ना। Reno 10 Pro से 12 Pro तक इन्होंने पैसे ज्यादा नहीं बढ़ाए, 40,000 के अंडर ही बेचते थे। फिर 13 Pro में इन्होंने सीधा 10,000 से रेट बढ़ाया, पर चलो समझ में आता है क्योंकि 14 Pro में इन्होंने फिर से नहीं बढ़ाया। बट इस 15 Pro के साथ सारा कुछ एक साथ ही बढ़ गया। और हाँ, मैं मानता हूँ कि रैम और स्टोरेज के मामले में AI ने जीना हराम करा हुआ है। ग्लोबल चिप्स महंगे हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप सेम हार्डवेयर दो और उसको महंगा बोल के बेच दो और ऊपर से 20,000 भी लो। कुछ ढंग का मीनिंगफुल बदला हो तो चलो मैं मान भी लूं, लेकिन वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो सवाल ये आता है कि आखिर 20,000 किस चीज के बढ़े हैं। तो अब हम उस डिफरेंस की बात करते हैं जो आपको स्पेक शीट में नजर आ रहा था। कैमरा 14 Pro में 50 मेगापिक्सल है और 15 Pro में 200 मेगापिक्सल है और स्पेक शीट पे सबसे नोटिसेबल डिफरेंस यही है। अब जिसने भी बोला था बिगर इज ऑलवेज बेटर, वो कैमरा की बात तो नहीं ही कर रहा था, क्योंकि रियल लाइफ में स्टोरी कुछ अलग ही है। दोनों से ही ऑलमोस्ट सारी फोटोज सेम आती हैं, बस एक मेजर डिफरेंस है, वो है कलर ट्यूनिंग का। 14 Pro वार्म साइड पे जाता है, इसलिए 15 Pro के कंपैरिजन में फोटोज थोड़ी येलोइश टिंट की साइड पे लगती है, स्पेशली अगर आप अंदर फोटोज खींचते हो तो। अगर आप पोर्ट्रेट्स भी देखो तो आपको 14 Pro के ही बेटर लगेंगे, क्योंकि वो है भी। ऐसा लगता है कि 15 Pro कलर्स ही लूज कर देता है, काफी फेडेड इमेजेस आती हैं। और मुझे ये बहुत वियर्ड लगा था क्योंकि 15 Pro में ऑप्टिमाइजेशन बेटर होनी चाहिए थी, क्योंकि सेंसर अच्छा है बट कोई नोटिसेबल फर्क है ही नहीं। इवन अगर आप इसके हाई रेज मोड से भी साइड बाय साइड कंपेयर करके फोटो खींचते हो तब भी एज सच डिफरेंस पता नहीं चलता। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो 200 मेगापिक्सल वाला मोड है, इसे आप रात में यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये करने ही नहीं देता, जबकि 14 Pro में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आखिर 200 मेगापिक्सल होने का फायदा क्या है जब मैं उसे अपनी मर्जी से यूज ही नहीं कर सकता। अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो से तो सेम ही आउटपुट आएगा क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं हुआ है, बट टेलीफोटो में मैंने स्पेशली देखा है कि डिटेल्स और कलर्स तो सेम मिलते हैं, बट कहीं कहीं 14 Pro लाइट को हैंडल करने में बेटर परफॉर्म करता है। मतलब सेम हार्डवेयर होने के बाद भी पिछले साल का फोन बहुत जगह पे बेटर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि वीडियोस में भी सेम हाल है। 4K 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो एंड सेम ही रिजल्ट निकल के आता है। अब इन सारी चीजों को देख के मुझे सिर्फ यही नजर आता है कि 50 मेगापिक्सल से 200 मेगापिक्सल जाने के 20,000 क्यों ले रहे हो। मतलब आखिर ये कैसा अपग्रेड है जो अपग्रेड फील नहीं हो रहा। अब ओप्पो तो ऑब्वियसली बोलेगा कि अपग्रेड दिया तो है, 200 मेगापिक्सल लेके आए तो हैं, और रैम महंगी हो गई है, स्टोरेज महंगी हो गई है, सप्लाई चेन महंगी हो गई है, ये सब फैक्टर भी तो देखो। एंड ऑनेस्टली बोलूं तो उनकी तरफ से ये बिल्कुल वैलिड आर्गुमेंट्स है। फोन्स महंगे हो रहे हैं क्योंकि अगर मेमोरी कॉस्ट बढ़ रही है तो कंपोनेंट्स की सोर्सिंग प्राइस भी तो बढ़ रही है। तो 4-5 हजार का फर्क तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है, लेकिन इसमें भी लोग एक इंपॉर्टेंट डिटेल मिस कर देते हैं। मेमोरी हर फोन में लगती है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो हर प्राइस सेगमेंट में अलग होता है। 1 लाख के फोन में मेमोरी का शेयर लगभग 4 से 5% होता है। मतलब अगर रैम 2000 महंगी हो जाए तो ब्रांड अपना थोड़ा सा प्रॉफिट कम करके प्राइस को स्टेबल रख सकता है, लेकिन 25,000 के फोन में ये शेयर 7-8% तक पहुंच जाता है और 12,000 के फोन में 10% से भी ज्यादा। तो यहाँ पे ब्रांड के पास ऑप्शन ही नहीं होता, प्राइस बढ़ाओ या फीचर्स हटाओ। लेकिन 60 से 70 हजार के सेगमेंट में ना ये प्रेशर उतना नहीं होता क्योंकि मार्जिन्स ऑलरेडी बेटर होते हैं। तो फिर सवाल ये आता है कि Reno 15 Pro का 20,000 का जंप आखिर किस वजह से है।
या इन्होंने ऐसे सोचा था कि किसी को पता नहीं चलेगा। और यहीं से Reno 15 Pro की एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि 68,000 में ये फोन Reno 14 Pro से कम्पीट नहीं कर रहा। ये कम्पीट कर रहा होता है उस जोन में जहां पे लोग फ्लैगशिप्स देखना शुरू कर चुके होते हैं। मतलब पहले 30-40 हजार के सेगमेंट में आप Reno को कंपेयर करते थे Vivo की V सीरीज से या फिर OnePlus की R सीरीज से, लेकिन 68,000 होते होते कंपैरिजन का पूरा नेचर ही चेंज हो जाता है। अब आपका दिमाग ऑटोमेटिकली बोलता है कि जब मैं इतने पैसे लगा ही रहा हूं तो आखिर मैं थोड़ा सा बढ़ा के फ्लैगशिप क्यों ना लूं। और यहीं पे Find X9 जैसे अच्छे फोन्स पिक्चर में आते हैं, क्योंकि जब 7-8 हजार का डिफरेंस रह जाता है और EMI में तो ये डिफरेंस और कम हो जाता है, 3-4 हजार का ही रह जाएगा, तो सडनली Reno कोई अपग्रेड फील नहीं होता, ये कॉम्प्रोमाइज लगने लगेगा। और ये इस फोन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। ये फोन इतना महंगा हो गया है कि ये मिड रेंज कंपैरिजन से बच नहीं सकता, और इतना फ्लैगशिप ये बना नहीं है कि फ्लैगशिप से जीत सके। इसका रिजल्ट क्या है? ये कहीं बीच में लटक जाता है। ना ये क्लियरली मिड रेंज है और ना ये फ्लैगशिप है, बस एक महंगा फोन है। अब फिर आपका एक सिंपल सा सवाल ये भी आ सकता है कि अगर Reno 15 Pro इतनी ऑकवर्ड पोजीशन में है तो आखिर ओप्पो ने इसे लॉन्च क्यों किया है? और जवाब शायद सिंपल ही है कि ये फोन स्पेक शीट के लिए बना ही नहीं है, ये ऑफलाइन में बिकने के लिए बना है, क्योंकि मेजॉरिटी Reno सीरीज वहीं बिकती है। और मुझे ये आपको समझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि ऑफलाइन में फोन्स कैसे बेचे जाते हैं। ऑफलाइन में ये कोई चेक नहीं कर रहा कि कौन सा सेंसर है, कौन सा प्रोसेसर है, कौन सी रैम टाइप है। वहां चलता है डिजाइन कैसा है, फोन कितना स्लिम है, आप कैमरा चला के देखते हो कि फोटोज अच्छी आ रही है या नहीं, क्योंकि इन सभी चीजों से ना कन्वर्जन होता है और लोग फोन खरीदते हैं। लोग वो वाले बेंचमार्क्स नहीं देखते जो आप और हम देखते हैं। और जिनको भी लगता है कि हम इंडियंस प्राइस सेंसिटिव होते हैं, तो नहीं यार, हम प्राइस सेंसिटिव नहीं, हम वैल्यू सेंसिटिव होते हैं। हमें पैसा खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट पैसा वसूल होना चाहिए, ये वाली मेंटालिटी है। आजकल लोग 30,000 में फोन को कंपेयर करके लेते हैं, तो सोचो 70,000 पे लोग क्या क्या करते होंगे। बट ऑफलाइन में जब आप 200 मेगापिक्सल का बड़ा सा नंबर देखते हो, आईफोन लगने वाला डिजाइन फील करते हो, तो कस्टमर अपने आप इन सारी कमियों को जस्टिफाई कर लेता है। एंड जिस मार्केट के लिए ओप्पो ने इसे बनाया है, उसमें तो ये बिक जाएगा। चाहे मैं या कोई भी यहाँ आके इसको कितना मर्जी क्रिटिसाइज कर ले, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो शायद आंसर क्लियर है, ये फोन अपग्रेड नहीं है, इनकी स्ट्रैटेजी ही कुछ ऐसी है। स्ट्रैटेजी से याद आया कि इस कंपनी की स्ट्रैटेजी भी बहुत बढ़िया थी, लेकिन उतने अच्छे से काम नहीं किया। तो वो पूरी स्टोरी आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मेरा आज का हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।